जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड द प्यूरिटन एज। इन तीनों के मतलब बात करूँगा मैं। 1603 में एलिज़ाबेथ की मौत के बाद किंग जेम्स द फर्स्ट इंग्लैंड की तख्त पर बैठा। 1603 से लेकर 1625 तक किंग जेम्स किंग रहा। ये किंग असल में स्कॉटलैंड का था, जिसका कैपिटल एडनबर्ग है। बहरहाल ये एलिज़ाबेथ का रिश्तेदार भी था। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये किंग स्कॉटलैंड का था तो ये इंग्लैंड क्या करने आया और इंग्लैंड का किंग कैसे बना। इसका जवाब ये है कि एलिज़ाबेथ का कोई जानशीन नहीं था, वो वर्जिन क्वीन थी, इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसके रिश्तेदारों में से सिर्फ जो किंग जेम्स था उसको प्रेफर किया गया किंग बनाने के लिए। तो इस एज को हम कहेंगे जैकोबियन एज, क्योंकि किंग जेम्स की ये एज थी, तो इसको जैकोबियन एज के नाम से भी जाना जाता है। किंग जेम्स द वन के बाद इसका बेटा चार्ल्स हुकूमत करता है। इस एज को हम कैरोलाइन एज कहते हैं, जो कि 1625 से लेकर 1649 तक रही। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप में से किसी का ये भी सवाल होगा कि जेम्स द वन, किंग जेम्स की एज को जैकोबियन एज और चार्ल्स द वन की एज को कैरोलाइन एज क्यों कहते हैं। देखें, जेम्स वन का लैटिन नेम जैकोबियस है और चार्ल्स द वन का लैटिन नाम कैरोलस है। तो इसी वजह से कैरोलाइन चार्ल्स एज को, जैकोबियन एज के लिए जेम्स द वन का नाम यूज़ किया जाता है। जैकोबियन एज तक विलियम शेक्सपियर ड्रामा लिख रहे थे, मगर विलियम के जाने के बाद ड्रामा अपना डाउनफॉल की तरफ आ रहा था और तकरीबन 18 साल तक ड्रामा गायब सा रहा इस दौर में। बहरहाल इस दौर में पोइट्री अपने अरूज पर थी, मगर मजहबी शक्ल में। रिलीजियस लोग काफ़ी पावरफुल होने लगे। जॉन डन और जॉन मिल्टन की शायरी देख लें, इसमें ऑलमोस्ट मज़हब नज़र आएगा, रिलीजन नज़र आएगा। ऐसे बड़े बड़े राइटर्स ने मज़हब को सपोर्ट किया उस दौर में। ड्रामा भी लिखे गए, मगर शायरी इस से ज़्यादा मशहूर हुई ड्रामा से। इस दौर को कुछ नॉन ड्रामेटिक दौर भी कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट जब इसको बादशाहत मिली तो वो कुछ ज़्यादा ही मींस के इस बादशाहत के लिए ज़्यादा काबिल नहीं था चार्ल्स फर्स्ट। ये चार्ल्स फर्स्ट कौन है? किंग जेम्स द वन का बेटा। इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, नेगेटिव माइंड सा था ये। वो बरतानी पार्लियामेंट की नहीं सुनता था, पार्लियामेंट को वो तहलील करना चाहता था, डिसमिस करना चाहता था। दूसरी बड़ी बात, चार्ल्स ने रोमन कैथोलिक से शादी कर ली और पार्लियामेंट में तो प्रोटेस्टेंट बैठते थे, मींस के रोमन कैथोलिक बीवी थी और पार्लियामेंट में जो बैठने वाले लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो मींस के रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों अगेंस्ट थे। इसका ये भी मानना था चार्ल्स का कि किंग अपने लोगों पर जैसे चाहे हुकूमत कर सकता है। इसके इसी सोच और लापरवाहियों की वजह से पार्लियामेंट और इंग्लैंड की अवाम ने तंग आकर इसे मरवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। अभी चार्ल्स मरा नहीं था और इंग्लैंड में सिविल वॉर जारी थी और चार्ल्स को उसी दौरान गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया और इसका बेटा चार्ल्स द सेकंड फ्रांस में भाग गया था। ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
अब बात करते हैं जैकोबियन एज के लिटरेचर की। जैकोबियन एज का जो लिटरेचर था, इस एज में फ्रांसिस बेकन बहुत मशहूर हुए। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एलिज़ाबेथन दौर का राइटर था फ्रांसिस बेकन, तो ये जैकोबियन एज में क्यों पॉपुलर हुआ, क्यों दुनिया जानने लगी फ्रांसिस बेकन को जैकोबियन एज में। इनफैक्ट ये तो शेक्सपियर से पहले 1561 में फ्रांसिस बेकन पैदा हुआ था और शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ। अब इसको एलिज़ाबेथ के दौर में शोहरत ना मिलने की वजह क्या थी? इसकी वजह फ्रांसिस के अंकल थे जो इससे जेलस रहा करते थे। लेकिन किंग जेम्स के दौर में ये लॉर्ड चांसलर बना और उसे सडनली बहुत शोहरत मिली। इसने साइंस को अपने काम में शामिल किया और ये किंग जेम्स की बादशाहत में काफ़ी पॉपुलर हुए फ्रांसिस। इसके साथ 1622 में इससे जेल हुई। वो कैसे? वो ऐसे कि किसी ने इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, और ये कहाँ तक सच है इसके बारे में प्रूफ नहीं है। बहरहाल इसको जेल हुई थी फ्रांसिस बेकन को। अब बात करते हैं इस दौर के इस राइटर्स के काम की। ये राइटर लैटिन लैंग्वेज को बहुत ज़रूरी समझता था। इसका बहुत सा जो वर्क है, इम्पोर्टेंट वर्क, वो लैटिन लैंग्वेज में आपको उसका टच देखने को मिलेगा। और इसका इम्पोर्टेंट वर्क एसेस भी हैं और ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे। इनके एसेस बहुत सारे रेगुलर लाइफ को, उसके इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये लैटिन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मानता था फ्रांसिस बेकन, और आप यही वजह कि आप जब एसेस पढ़ोगे तो आपको लैटिन लैंग्वेज का टच भी देखने को मिलेगा। बहरहाल 17वीं सदी 17th सेंचुरी लिटरेचर अगर हम उसे कहें तो नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर है, और इस नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर में फ्रांसिस बेकन का बहुत बड़ा नाम है। ये था इसका तारफ़ जैकोबियन एज के लिटरेचर के पहले राइटर का इंट्रोडक्शन। जैकोबियन लिटरेचर का जो दूसरा बड़ा नाम है वो जॉन डन है। जॉन डन जो कि 1572 में पैदा हुआ और 1631 में ये मरा। ये भी एलिज़ाबेथन एज में पैदा हुए, लेकिन काम का आगाज़ उन्होंने दोनों एजेस में किया था। बहुत सारी जो फेम थी जॉन डन को, उसे जैकोबियन एज में मिली। इन्होंने ज़्यादातर शायरी मेटाफिज़िकल पोइट्री में लिखी और ये अपनी शायरी में कंसीट्स इस्तेमाल करते थे जॉन डन। ये कंसीट्स क्या होती है? ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जिसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो वो इस तरह बनेगी। प्यार एक ऐसी मकड़ी है जो ज़िंदगी की शराब में गिर गई है, जो इसको जहरीला बना देगी। ये है कंसीट। ऐसी चीज़ों को सोचना जो आम बंदा उसे नहीं सोच सकता और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जॉन डन के आने से पहले दूसरे राइटर्स एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, और एडमंड स्पेंसर से पहले जो राइटर्स थे वो चौसर को फॉलो करते थे, जॉफी चौसर। लेकिन जब जॉन डन ने कदम रखा इस फील्ड में, लिखना शुरू किया, तो इसके फॉलोअर भी बनना शुरू हो गए। इसके फॉलोअर अगर उनका मैं नाम लूँ तो एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, ये दूसरा बड़ा राइटर था इस दौर का, रिचर्ड क्रॉशॉ या क्रेशॉ, हेनरी वॉन, इब्राहिम कॉले, ये
इसके फॉलोअर थे और मेटाफिजिकल पोइट्स भी थे। इसी दौर का जो एक बड़ा नाम है वो सर थॉमस ब्राउन है, जो कि 1605 में पैदा हुआ था। 1681 में इसने वफ़ात पाई। इस दौर का ये बहुत ही अहम शख्सियत है जो साइंस और रिलीजन से जुड़ा हुआ था। ये इंग्लिश अदब में ओरिजिनल राइटर्स माना जाता है। वर्जीनिया वुल्फ, आपने सुना होगा इसका नाम। इस पर 2 शॉर्ट एसेज इसने लिखे और अपने ख़यालात का इजहार किया। 1923 में वर्जीनिया ने बोला था कि वेरी फ्यू पीपल कैन रीड थॉमस ब्राउन, और उनकी फेम 19वीं सदी में जाकर बनी सर थॉमस ब्राउन की। मीन्स के 1681 में ये वफ़ात इन्होंने पाई और जाकर 19वीं सेंचुरी में जाकर इसे शोहरत मिली। बाज़-औक़ात कुछ लोग वो होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में शोहरत नहीं मिलती, मरने के बाद सदियां गुजर जाती हैं, ये 1 सदी के बाद उनको शोहरत मिलती है। तो ये भी उन राइटर्स में थी। इसी दौर का जो दूसरा बड़ा नाम है वो रॉबर्ट बर्टन है। 1577 से लेकर 1640 का इसका दौर था। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम लिखे रॉबर्ट ने, जिनमें इनका बेहतरीन वर्क जो है द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली 1621 में इसने लिखी। एक बहुत ही ख़ास इंसिडेंट इनसे रिलेटेड है। वो ये था कि जब किंग चार्ल्स और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ाई हो रही थी, अब ये प्रोटेस्टेंट की बात हो रही है, प्रोटेस्टेंट का टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जब किंग चार्ल्स और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ाई हो रही थी तो पार्लियामेंट में जो थे वो प्यूरिटन्स थे और चार्ल्स के जो सपोर्टर्स थे इनको कैवलियर्स कहते थे। और लिटरेचर में कुछ ऐसे राइटर्स थे जो चार्ल्स के सपोर्टर्स थे और उनको कैवलियर पोइट्स कहते थे, और वो नाम रिचर्ड लॉवलेस, जॉन सकलिंग और थॉमस कैरियो था। ये राइटर्स जो थे ना, कैवलियर राइटर्स, कैवलियर पोइट्स, जिनके अभी मैंने नाम लिया, ये राइटर्स लाइट मैनर में लिखते थे। बाकी मेटाफिज़िकल जो पोइट्स थे उनका जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, वो सीरियस मैनर्स में वो लिखते थे। और ये कैवलियर्स बेन जॉनसन से भी काफ़ी मुतासिर थे, उसके स्टाइल से काफ़ी मुतासिर थे बेन जॉनसन से कैवलियर पोइट्स। यही वजह थी कि इनको सन ऑफ बेन भी कहते हैं। बेन जॉनसन अपने वर्क में म्यूज़िकल एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल करता था और यही पोइट्स, कैवलियर पोइट्स भी म्यूज़िकल पोइट्री ये लिखा करते थे। और ये पोइट्स का मकसद जो था ना, इन कैवलियर पोइट्स का, एंटरटेन करने का था। जबकि मेटाफिज़िकल पोइट्स जो थे, जो पोइट्री थी, वो कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, कुछ ना कुछ वो उनका पर्पस था, जबकि इनका एंटरटेनमेंट का मकसद था। प्यूरिटन एज की बात हो रही है तो प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ल्स और पार्लियामेंट के दरमियान जंग छिड़ी थी, सिविल वॉर भी हुई थी, जिसके नतीजे में चार्ल्स द वन को एग्जीक्यूट किया गया। आपको पिछले लेक्चर में ये सब बता दिया गया। पार्लियामेंट में प्यूरिटन्स भी थे। इन्हीं प्यूरिटन्स में एक शख्स ओलिवर क्रॉमवेल भी था। बहरहाल चार्ल्स के बाद प्यूरिटन एज आ गई। इस पूरी प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त के सबसे बड़े जो राइटर्स थे उनको मिल्टन कहते हैं, जॉन मिल्टन कहते हैं। और ये ख़ुद भी प्यूरिटन थे, जॉन मिल्टन। स्कूल के दिनों से ये क्लियर थे कि इन्होंने पोइट भी बनना है। इनका माइंड क्लियर था कि इन्होंने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ पोइट बनना है। और ये 5 साल के लिए हॉटन नाम की जगह पर नेचर एंड ब्यूटी के दरमियान रहे। तब इन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ा। इन्होंने हॉटन में रहते हुए अपने 2
अपने 2 वर्क्स लिखे, पेनसेरोसो और ला एलेग्रो। ये इसके 2 वर्क्स थे जब वो होटल में ठहरा हुआ था। उस वक्त जॉन मिल्टन एक म्यूजिशियन दोस्त था उसका, जॉन मिल्टन का, हेनरी नाम का, जिसकी रिक्वेस्ट पर जॉन ने कॉमस नामी पोइम लिखी। फिर ये इटली गया जॉन मिल्टन और अपने दोस्त गैलीलियो से मिला और तभी इसको किंग चार्ल्स फर्स्ट की मौत की खबर मिली कि इसको एग्जीक्यूट किया गया, कत्ल किया गया, फांसी दी गई है। और तभी इन्होंने एक पम्फलेट भी वहाँ पे लिखा। और जब मोनार्की इंग्लैंड में रिस्टोर हो गई, मोनार्की वापस आ गई, बादशाहत वापस आ गई, तो ये ब्लाइंड हो रहे थे उस वक्त। ये जो जॉन मिल्टन है उस वक्त अंधा हो रहा था, बिनाई ज़ाया हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। अपने इसी पीरियड में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड लिखी। 1665 में इन्होंने ये लिखा पैराडाइज लॉस्ट को, और 1667 में जाकर पब्लिश्ड करवाया इस पैराडाइज को। पैराडाइज लॉस्ट को इसने ब्लैंक वर्स में लिखा। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड लाइन होती है और एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और कहा जाता है कि ये शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव ने भी इंग्लैंड में यूज़ किया इसको। 1672 में जॉन मिल्टन का दूसरा वर्क पैराडाइज रिगेन्ड आया। डेट लाजमी नोट कीजिएगा, 1672। क्या लिखा? पैराडाइज रिगेन्ड। और 1667 में जो इसने पब्लिश करवाया, कौन सा वर्क था? पैराडाइज लॉस्ट। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने एक ट्रेजिक ड्रामा भी लिखा है जिसका नाम सैमसन एग्नोस्टिस है। अब इसी दौर के प्यूरिटन एज के, ये एज ऑफ मिल्टन का दूसरा जो राइटर है वो जॉन बनियन है। ये भी प्यूरिटन था जिन्होंने बेहतरीन काम किया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये जॉन बनियन, और लैटिन तो सिर्फ़ एक नाम था उनके लिए, क्योंकि उनकी लैटिन लैंग्वेज के मतलब नहीं जानते थे, इसके मतलब कुछ भी नहीं पता था। जब मोनार्की रिस्टोर हुई तो ये कोई इलीगल रिलीजियस मीटिंग किया करते थे। इसके लिए इनको अरेस्ट किया गया और 12 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, प्रॉब्लम थी। इसी वक्त फैमिली को माइंड में रखते हुए इसने एक बुक लिखी जिसका नाम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। ये बुक आज इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलेगोरिकल वर्क है। जेल से छूटने के बाद 6 साल तक इसने इस वर्क को पब्लिश नहीं किया, पिलग्रिम प्रोग्रेस को पब्लिश नहीं किया, और बाद में इसने पब्लिश कर दिया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मोनार्की क्यों रिस्टोर हो गई थी, मोनार्की क्यों वापस आ गई, बादशाहत क्यों वापस आ गई। पहले तो प्यूरिटन हुकूमत कर रहे थे, ओलिवर क्रॉमवेल हुकूमत कर रहा था, तो मोनार्की क्यों आई? क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल ने मुख्तसरन राज किया था। इंग्लैंड में इसकी बहुत कोशिश थी कि मोनार्की को, बादशाहत को ख़त्म किया जा सके। थिएटर्स को ये पसंद नहीं करते थे प्यूरिटन, तो 1642 में इन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया और 18 साल तक, 1660 तक ये बंद रहे थिएटर्स, ड्रामा बंद रहा। बहरहाल ओलिवर क्रॉमवेल के बाद इंग्लैंड को संभालने के लिए इसका बेटा इतना काबिल नहीं था, तो इस मजबूरी के तहत चार्ल्स द सेकंड, ये कौन है? चार्ल्स द वन का बेटा, जो कि फ्रांस में भाग गया था। क्यों भाग गया था? क्योंकि इसके फादर को उस वक्त फांसी दी जाने लगी, फांसी एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और ये भी कहा जाता है कि चार्ल्स द सेकंड गे भी था। तो फिर चार्ल्स द सेकंड को बुलाया गया फ्रांस से और इसको बादशाह दी गई, और आते ही सबसे पहले जब चार्ल्स द सेकंड ने थिएटर्स को खुलवाया।
क्योंकि वो आर्ट लविंग पर्सन था, इंसान था। मज़ीद इसके मुतल्लिक प्यूरिटन एज की और राइटर्स के मुतल्लिक आपको अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम है एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। तो बाकी जितनी भी एजेस हैं ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मज़ीद जो एजेस हैं वो भी मैं आपको एक सीक्वेंस में लेकर जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।